Hello students, in English literature online class from Gurugram College. Myself Manju Bhavani. I'm your English teacher. Now today we are talk about your first poem, Our Casual Tree, composed by Toru Dutt, an Indian poet who wrote both in French and English. यह एक हिंदुस्तानी पोइट थी, लेकिन यह फ्रेंच और इंग्लिश में लिखती थी. She was born in 1856 and died in the age of 21st in 1877. जो इनका जन्म है, तोरू दत्त का जो जन्म है वो 1856 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो एक प्री मैच्योर डेथ थी, मतलब कि मृत्यु जो थी, इनकी जो डेथ थी वो समय से पूर्व ही हो चुकी थी. सिर्फ 21 मतलब कि 21 साल की, सिर्फ मात्र 21 साल की उम्र में ही 1877 में इनकी डेथ हो चुकी थी. शी वॉज रॉट इन फ्रेंच एंड इंग्लिश. वह फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखती थी. जो तोरू दत्त थी वो इंडियन पोइट थी और फ्रेंच और इंग्लिश में लिखती थी. शी बिलोंग्स टू बंगाली फैमिली फ्रॉम कलकत्ता. वह बिलोंग्स करती थी एक बंगाली फैमिली से, जो कहाँ की रहने वाली थी, कलकत्ता की रहने वाली थी. जो कलकत्ता की रहने वाली थी. जो इसकी फैमिली थी, तोरू दत्त की फैमिली थी, वो कलकत्ता से बिलोंग्स करती थी और बंगाली थी, मतलब कि यह बाय बर्थ बंगाली थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को ले लिया था, मतलब इन्होंने अपना जो धर्म है वो चेंज कर लिया था. तोरू दत्त सबसे यंग थी. शी वॉज यंग चाइल्ड. She was the young child in her one brother Abju and one sister Aru. यह 3 भाई बहन थे और जो तोरू दत्त थी वो सबसे छोटी थी. जो इसके ब्रदर का नाम था वो था अब्जू और इसकी जो वन सिस्टर थी उसका नाम था आरू. मतलब कि यह 3 भाई बहन थे और जिनमें से जो तोरू दत्त थी वो सबसे छोटी थी. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड. वो सबसे छोटी बच्ची थी, मतलब कि छोटा मतलब कि बेबी था, अपने माँ बाप का सबसे छोटा बच्चा था. She received her education in France and England. क्योंकि इसके जो पापा थे उन्होंने कई जगहें बदली थी, तो इसकी जो एजुकेशन थी वो मतलब कि जो उसकी रूट्स थी, मतलब कि स्टार्टिंग तो उसने कोलकाता से की थी, लेकिन इसने अपनी जो पूरी की पूरी जो स्टडीज है वो फिनिश कहाँ की थी, इंग्लैंड और फ्रांस में की थी. She received her education in England and France. क्योंकि इसके पापा ने बहुत जगहें बदली थी, इसलिए इसकी जो एजुकेशन थी वो इंग्लैंड और फ्रांस में हुई थी. स्टार्टिंग जो थी वो तो इंडिया से की थी, हिंदुस्तान से की थी, लेकिन जो अंतिम मतलब कि जो इसकी लास्ट एजुकेशन थी वो इंग्लैंड और फ्रांस में हुई थी. शी रिटर्न इन इंडिया 1870. जो मतलब कि ये चले गए थे, इसकी फैमिली थी जो इंग्लैंड और फ्रांस चली गई थी, उसके बाद यह वापस आई थी. शी रिटर्न इंडिया इन 1870. 1870 में जो तोरू दत्त वह वापस आई थी, इंडिया में वापस आई थी टू लर्निंग संस्कृत. टू किस लिए आई थी, इसने यहाँ पर संस्कृत सीखी थी. टू द लर्निंग संस्कृत, इसलिए क्योंकि यह
इंडिया से बिलोंग करती थी, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ की जो कल्चर थी, यहाँ की जो पोइट्री थी, यहाँ का जो साहित्य था, यहाँ का जो लिटरेचर था, उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा था। तो जब ये इंडिया आई तो इसने संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखने के बाद जो संस्कृत के फेमस पोइट हैं, जो फेमस पोइट थे सूरदास जी, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुई थी। उनकी रचनाओं को इसने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, बहुत ही गहराई से रीड किया था, जिसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा था। She earned fame from her literary activities in her premature death। इसने जो छोटी सी, मतलब कि जो इसकी छोटी सी उम्र थी, इसकी 21 साल की छोटी सी उम्र थी, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा फेम रिसीव कर लिया था। उसने जो फेम है वो गॉट कर लिया था, मतलब कि 21 साल की उम्र में भी इसने बहुत ही ऊंचाइयों को छू लिया था, लिटरेचर की ऊंचाइयों को छू लिया था। प्रीमेच्योर डेथ, इसकी प्रीमेच्योर डेथ, इससे डाइड इन प्रीमेच्योर डेथ, इसकी प्रीमेच्योर डेथ हुई थी, मतलब कि प्रीमेच्योर। जब यह इंडिया वापस आई तब इसके जो ब्रदर और सिस्टर की क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। इसके जो ब्रदर की डेथ थी वह इसकी सिस्टर की डेथ से पहले हुई थी। ब्रदर की डेथ 1865 में हुई थी और सिस्टर की डेथ 1868 में हुई थी, जिसका इफेक्ट इसकी मेंटलिटी पे पड़ा था, क्योंकि जो इसका लगाव था अपने भाई और बहनों से, इसका बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो भी बहुत ही छोटी उम्र में ही चले गए थे। लमसम 24 और 25 की उम्र में ही इसके ब्रदर और सिस्टर की डेथ हो गई थी, जो टीबी से डेथ हुई थी। इसके ब्रदर और सिस्टर की जो डेथ हुई थी वो टीबी से हुई थी, जिसने इसको एक सदमा पहुंचाया था। और इस जो तोरूदत्त है वह मेन क्या करती, जब उसने संस्कृत सीखी, जो संस्कृत में उसने लिटरेचर पढ़ा, तो उसने उसका ट्रांसलेट फ्रांस और इंग्लिश में किया, ताकि जो विदेश के लोग हैं उनको भी जो भारत की, जो इंडिया की जो लिटरेचर है, जो संस्कृत का लिटरेचर है, उसकी ग्लोरी को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए, ताकि जो फ्रांस के लोग हैं उसकी ग्लोरी को जान सके। इंडियन लिटरेचर की जो ग्लोरी है, उसकी सुंदरता, सौंदर्य, उसके जो गुण हैं उसको जान सके, तो उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, बहुत ही सारी कविताएं ट्रांसलेट की थी। उन्होंने कुछ इंग्लिश कविताओं को फ्रेंच में किया था, और कुछ फ्रेंच की कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इनके जो वर्क्स थे बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाने वाले वर्क्स में से माने जाते हैं। इनके जो वर्क है, तोरूदत्त के जो मेन वर्क है, एंशिएंट, जो इसके वर्क है, एंशिएंट बैलड और लेजेंड, जो इसके मेन वर्क है वो है एंशिएंट बैलड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। इसने जो संस्कृत की जो लिटरेचर है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए दो कलेक्शन किए थे, जिनका नाम था एंशिएंट बैलेड और द लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। मतलब कि एंशिएंट बैलेड था कि प्राचीन कविताएं, और लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान मतलब कि हिंदुस्तान के महान व्यक्ति। ये इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था उनकी कलेक्शन का नाम था, और इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। और जो ये कैजुरिना ट्री है, यह अपनी भाई और बहनों के याद में लिखी हुई एक कविता है, मेमोरी पोइम कह सकते हैं इसको। जो ये कविता है कैजुरिना ट्री, एक पेड़ पर लिखी हुई कविता है। जो पेड़ उसके
आंगन में था, तोरू दत्त के आंगन में एक पेड़ था। जो कैजुरिना है, नॉर्मली हम उसको बुटेर का पेड़ कह सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेज थे, जो फ्रेंच के लोग थे, वो इसके बुटेर के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया द कैजुरिना ट्री। इसमें वो अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए जो टाइम था, जो उसका चाइल्डहुड था, उसको याद करती है और पेड़ का बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन देती है कि वह पेड़ कितना विशाल है, उसकी क्या क्या खासियत हैं और उनकी क्या क्या यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके भाई और बहनों के साथ जो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं और इस पेड़ के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं, वह उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। जो हमारी कवि है तोरू दत्त, वह बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेड़ का वर्णन करती है कि ये किस प्रकार से ये पेड़ बहुत ही कठिनाइयों में अच्छे तरीके से भी खड़ा है। इसकी जगह पर जो कोई अन्य पेड़ होता वो शायद ही सर्वाइव कर पाता, वो पेड़ शायद ही रह पाता। अब हम इसकी लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। लाइक ए क्रूज python winding around and round, the rug ran endangered, deep with scars, up to its very summit near the stars. A creeper climbs in whose embraces bound, no other tree could live but gladly. The giant wears the scarf and flowers are hung in crimson clusters are the boat among. Vieson all the day are gathered bird and bee and of, यहाँ पे often आना था लेकिन उसने क्या short दे लिया इसका, of the at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while man repose. सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम को चेक करेंगे। इसकी राइम स्कीम चेक करने के लिए हमें इसकी लास्ट वर्ड को देखना पड़ेगा। तो हम लास्ट जब वर्ड देखेंगे तो सबसे पहले राउंड स्कार्स, तो राउंड को नाम दे देंगे ए और स्कार्स को नाम देंगे बी। स्कार्स आर्स, इसकी जो साउंड है वो आर्स, मतलब कि सेकंड साउंड आ रहा है। फिर से देखेंगे स्टार्स, तो ये क्या है, बी की तरह ही साउंड ले रहा है, तो इसको नाम देंगे हम बी। बाउंड, राउंड बाउंड, तो जहाँ पे जो इसकी राइम है वो ए से मैच कर रही है। जो नेक्स्ट है ग्लैंटली, तो ये क्या है, सी, ये अलग ही हो गया। एंड फ्लावर्स आर हंग, ये भी अलग है। नेक्स्ट देखेंगे अमंग, तो इसकी भी जो होगा वो क्या होगा, डी। बर्ड एंड बी, जो बी है वो क्या हो जाएगा, ई। ओवरफ्लोज, ये हो गया एफ। नो क्लोज, ओवरफ्लोज नो क्लोज, ये किससे मैच कर रहा है, एफ से। मैन रिपोज, ये भी अलग हो गया। तो हमने इसकी क्या है, सबसे पहले राइम स्कीम देख ली, अब इसकी हम लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन, मतलब इसकी समरी रीड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, जो वो पेड़ है, एक विशाल बटेर का, एक कैजुरिना का पेड़ है, वो उसके आंगन में खड़ा है, जिसकी बनावट का, जिसकी सुंदरता का वर्णन तोरू दत्त ने अपनी पोयम आवर कैजुरिना ट्री में किया है। तो ये जो पेड़ है, इसके चारों तरफ एक वेल, जो एक
बेल है, फूलों की जो बेल है वो चारों तरफ से लपेटी हुई है, लिपटी हुई है और बहुत ही गहराई तक उसकी पकड़ है, जो बेल की पकड़ है उस पेड़ पर बनी हुई है, जिसको उस पेड़ पर गले लगते हुए एक पाइथन की उपाधि दी गई है। पाइथन मतलब कि अजगर। यहाँ पे पाइथन का मीन्स क्या है? अजगर। तो जो स्टार्टिंग है लाइन की, जो इस पोएम की स्टार्टिंग है उस तरीके से है, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग अराउंड एंड राउंड, मतलब कि जो एक पाइथन की तरह, एक अजगर की तरह, एक बहुत ही विशाल अजगर की तरह वाइंडिंग मतलब कि जकड़ रखा है, राउंड एंड राउंड, चारों तरफ से, मतलब घूम घूम के जो उस बेल ने, जो उस पेड़ के तने को है क्या है, अजगर की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ रखा है, बहुत ही मजबूत जकड़ रखा है। द रग्ड ग्रैंड टेंडन डीप विद स्कार्स, जो कठोर, जो रग्ड, पेड़ का जो तना है वो रग्ड मतलब कि जो पेड़ है वो काफी पुराना है, उसके कारण जो तना है वो क्या है, रग्ड मतलब कठोर हो चुका है। जो कठोर तना है, तना है, इंटेंडेंट डीप विद स्कार्स, उसमें क्या बन गए हैं, इंटेंडेंट मतलब कि बहुत धंस चुका है, अंदर तक धंस चुकी हुई जो ये अजगर के रूपी मतलब कि अजगर जैसी जो बेल है, उसने उस पेड़ को बहुत ही पक्के तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जकड़ रखा है और डीप विद स्कार्स, जिसके कारण उस पेड़ के ऊपर स्कार्स पड़ गए हैं, मतलब कि निशान पड़ गए हैं। जैसे किसी चीज की पकड़, बहुत ही तेज पकड़ के कारण निशान बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्कार्स, मतलब कि इस जो बेल की जो पकड़ है उसके कारण पेड़ के जो तने हैं, पेड़ की जो डालियां हैं उसके ऊपर स्कार्स मतलब निशान बन गए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, जो बेल है वो जमीन से लेकर मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर तक, नियर द स्टार मतलब कि पेड़ की जो लास्ट शाखा है वहां तक पहुंच चुकी है, जो उसकी पकड़ है वह पेड़ की शुरू से लेकर लास्ट तक है। वह पेड़ बहुत ही बड़ा है, मतलब कि नियर द स्टार्स बहुत ही विशाल, मतलब उसकी तुलना कहाँ से की है, ऐसे पेड़ से जो जमीन और आसमान के बीच में है, बहुत ही बड़ा, और जो वो वेल है वो पैरों से मतलब कि तने की जड़ से लेकर ऊपर की लास्ट जो डाली है वहां तक उसको पकड़ रखा है। क्रीपर क्लाइम्स इन whose embarrasses bound, क्रीपर। अब यहाँ पे जो लाइन्स है, पहले तो डायरेक्ट बता दिया कि एक ह्यूज पाइथन है, एक अजगर है, उसने उस पेड़ को पकड़ रखा है। ए रंग इंटेंडेंट डीप विद स्कार्स, जो पेड़ का तना है वो क्या है, उसकी पकड़ से निशान बन गए हैं, उसकी पकड़ के निशान झेल रहा है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और जो वो पेड़ है वो क्या है, बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है, और उसके साथ साथ ही जो पाइथन है वो भी उसकी ऊंचाइयों को छू रहा है। जो फोर्थ लाइन है उसमें साफ बताया गया कि कौन है पाइथन, अ क्रीपर, एक बेल है, जो एक बेल है, क्लाइम्स इन whose embarrasses bound, जो क्या है उसको गले लगाती हुई बढ़ रही है, जो पेड़ को गले लगाते हुए ऊपर तक जा रही है, एक पाइथन की तरह जिसने पेड़ को जकड़ रखा है। नो अदर ट्री कुड लाई, नो अदर ट्री लाई, जिस तरीके से ये पेड़ जकड़ा हुआ है, इसकी जगह पर अगर कोई और पेड़ होता तो वह शायद ही सरवाइव कर पाता, वो शायद ही रह पाता, बट ग्लैंटली मतलब कि इस पेड़ को जो तोरू दत्त है वो एक वीर बताती है, क्या बताती है, वीर बताती है, एक शूरवीर बताती है, जो इतनी मुश्किलों में भी आराम से रह रहा है, आराम से सरवाइव कर रहा है, क्योंकि इसकी जगह पे कोई और पेड़ होता तो वो शायद ही रह पाता, वह सूख कर गिर जाता। द जाइंट वियर द स्कार्फ, अब यहाँ पे जो बेल है और उसको क्या बताया है, उसको उस पेड़ का स्कार्फ बताया है, जिससे उस पेड़ की सुंदरता को बढ़ाया गया है। अब वो जो पेड़ है वो क्या है, एक स्कार्फ पहनता है, जो बेल का जो जाइंट, यहाँ पे जो जाइंट वर्ड है वो पेड़ के लिए आया है, जो विशाल मतलब कि जो विशाल पेड़ है वो पहनता है एक स्कार्फ पहनता है। एंड फ्लावर्स आर हंग, इसकी वीरता के कारण उसके ऊपर क्या किए गए हैं, उसके ऊपर फ्लावर टांगे गए हैं, मतलब उसकी वीरता के लिए उसको फूलों की माला पहनाई है।
इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बो अमंग, यहाँ क्लस्टर का मीन्स होता है अ बंच ऑफ फ्लावर, मतलब कि फूलों के गुच्छे को क्लस्टर कहते हैं। ऑल द बो अमंग मतलब कि उसके चारों तरफ जो वेल है उसने जकड़ रखा है और उसके फूल उसको चारों तरफ दिखाई देते हैं, उस पेड़ के चारों तरफ फूल हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, उन फूलों के गुच्छों के कारण, उन फूलों की जो मालाएं, मतलब कि फूलों की जो माला, मतलब फूल की जो वेल है उसको उसकी मालाएं बताया है क्योंकि वह सर्वाइव कर रहा है। उसके ऊपर क्या है, पूरा दिन गैदर मतलब इकट्ठी होती रहती हैं, क्या इकट्ठी होती हैं, बर्ड्स एंड बी, मतलब फ्लावर के कारण बर्ड्स और बी का बर्ड्स और बी मतलब कि मक्खियों और पक्षियों का झुंड बना रहता है। सारा दिन उस पेड़ के ऊपर पक्षी और मक्खियाँ भिन-भिनाती रहती हैं। एंड ऑफ का मतलब है ऑफन, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ऑफन यथाकथा। एट नाइट्स, कभी कभी नाइट्स में या ज्यादातर नाइट्स में, द गार्डन ओवरफ्लोज, जो गार्डन है वो भर जाता है, रात को जो गार्डन है वो बहुत ही ज्यादा भर जाता है। विद वन स्वीट सॉन्ग, एक प्यारे सॉन्ग के साथ, एक प्यारे गाने के साथ। और वो जो प्यारा गाना है वो कौन बोलता है, वह ये जो बर्ड्स और बी हैं जो पेड़ के ऊपर बैठते हैं वो गाना गाते हैं। और ज़्यादातर जो रात है वह उन गानों को सुनाई करती है, मतलब कि रात को हम उस गानों को आराम से सुन सकते हैं। That seems to have no close, और ये जो गाना है वो ऐसे प्रतीत होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। That seems, जो प्रतीत होता है, to have no close, कि इसका कोई भी एंड नहीं है। It has not ending, मतलब कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा। सन डार्कलिंग, डार्कलिंग मतलब अंधेरा होने पर, डार्कलिंग का मतलब अंधेरा, डार्कलिंग मतलब कि जब अंधेरा हो रहा होता है। सन मतलब गाया जाता है। फ्रॉम आवर ट्री, हमारे पेड़ से गाया जाता है, पेड़ में से गाया जाता है। तो पेड़ में से कौन गाएगा, पेड़ में से जो वहाँ पर रहने वाले बीज और जो बर्ड्स हैं वो क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो गाना गाते हैं। किस में से गाते हैं, पेड़ में से गाते हैं। यहाँ पे आवर ट्री मतलब कि उस पेड़ को आत्मीयता से उस पेड़ को उसने अपनाया हुआ है, उसका जो अपनत्व, जो उसका प्यार जुड़ा हुआ है उस पेड़ पे, इसलिए उसने क्या यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा पेड़ है उसमें से अंधेरा होने पर गाने की आवाज आती है। वाइल मैन रिपोज, जब जो मानव है, जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो क्या कर रहा होता है, रिपोज मतलब कि रात होने पर जब व्यक्ति सो जाता है, रिपोज मतलब वह व्यक्ति सो जाता है या आराम कर रहा होता है, तब वो जो पेड़ के जो जीव जंतु हैं वह एक गाना गाते हैं जो ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होगा, कभी ना खत्म होने वाला गाना गाते हैं जीव जंतु जब व्यक्ति सो रहा होता है। मतलब कि इसमें जो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, इसमें कभी उस पेड़ की जो वीरनेस मतलब कि जो वो वीरता दिखाता है कि किस तरीके से पाइथन की तरह उसको पेड़ ने जकड़ रखा है फिर भी वो सरवाइव कर रहा है। इसकी जगह अगर कोई और पेड़ होता तो वो शायद ही सरवाइव कर पाता, इसलिए उसको क्या है, फूलों की महला मतलब कि जो फूल की जो बेल है वो उसको जकड़ रखा है। उसको क्या बताया, अब उसको फूलों की माला बताया है कि उसने फूलों की माला पहन रखी है, जिसके कारण मक्खियाँ और जो पक्षी है वो सारा दिन उसके ऊपर रहते हैं और रात को ना खत्म होने वाला गाना गाते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। स्टे होम, स्टे सेफ और कीप स्टडिंग।